मोनिका जी, सबसे पहले आपसे ही शुरू करते हैं। जी प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। मुझे गुरुदेव 2, 6, 8 और 12 का रिलेशन समझना है अच्छे से। समझा ही नहीं, मैं क्या बोल रहे हो? 2, 6, 8 और 12 का जो रिलेशन आप बताते हैं कि इनका आपस में संबंध है, इस संबंध को सर को समझा दीजिए। किस पर्पस से वो बताया था, वो थोड़ा मुझे याद दिलाओ, क्योंकि ये संबंध कई मायने में होता है। फिर मैं जो उसी रेफरेंस बेसिक में बताऊंगा। जो बेसिक में हो वो समझा दीजिए गुरुदेव। नहीं नहीं, बेसिक तो अलग चीज है। मैंने किस पॉइंट ऑफ व्यू से 2, 6, 8, 12 का बताया था? गुरुदेव ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन जैसे दूसरा भाव है और छठे भाव का जो संबंध है नॉर्मल तरीके से दो वो तरीके और। हैं। जी। समझिए बात को। जी। जो दूसरा भाव है जी। वो हमारे सर्वाइवल का भाव है। जी। या आप उसे ऐसा समझ सकते हो कि वो हमारे खान पान का भाव है, वो हमारी बोली चाली का भाव है। तो जब भी हम सेकंड हाउस की बात को सोचते हैं तो उसे मारक भाव कहा जाता है वैदिक ज्योतिष में। जी। और ये मारक क्यों है? हमारा जो खान पान है, अगर वो किसी भी प्रकार से गलत हो जाएगा तो छठा भाव अपने आप ही एक्टिवेट हो जाता है। उसको एक्टिवेट करने की जरूरत ही नहीं है। ये छठे भाव में तीन चीजें हमें बहुत, सॉरी, दूसरे भाव में हमें तीन चीजें बड़ी मारती है। पहली है खान पान, दूसरी है हमारी भाषा यानी कि बातचीत करने की कला, और तीसरा है हमारा धन का उपयोग किस प्रकार से करना। सेकंड हाउस ने धन तो दे दिया, पर उसका उपयोग कैसे? अगर हमने उसको गलत तरीके से उपयोग करा, इन तीनों चीजों को, चाहे खान पान हो, चाहे बोली चाली हो, चाहे धन, तो छठा अपने आप एक्टिवेट होगा। अब छठे को जाकर के देखें हम, तो क्या चीज समझ में आती है हमें? वहां से समझ में आते हैं हमारे शत्रु। अगर शरीर में समझे तो जितने भी पाचन तंत्र हैं, जैसे लीवर है, पेनक्रियाज है, प्लिया है, लीवर है, ये सब चीजें हमारे छठे भाव से के अंडर में आती है। और जब भी भोजन हम गलत करते हैं तो व्यक्ति को अक्सर रिलेटेड जो दिक्कत आती है वो लीवर से सबसे पहले शुरुआत होती है। फैटी लीवर होता है बंदा, फिर भी काबू में नहीं आता, तो फिर वो आगे प्रॉब्लम बढ़ती चली जाती है। हमारी आंतें हैं, वो भी छठे भाव का ही उसमें उपयोग है। अगर आप शरीर को गलत तरीके से कुछ भी दोगे, फीड अप करोगे, तो ये सारे अंग खराब होने के चांस बढ़ जाएंगे। किसी को गलत बोल दोगे तो वो आपका शत्रु बन जाएगा। धन गलत तरीके से उपयोग करोगे तो कर्जा हो जाएगा आपके जीवन में। छठे भाव से हम लोग कर्जा भी देखते हैं। ये होने पर भी व्यक्ति ना सुधरे तो व्यक्ति का अष्टम भाव अपने आप काम करना शुरू कर देता है। आठवां भाव चीजों को सीवियर बनाने का काम। सीवियरिटी से यहां पर मतलब ये है कि अब व्यक्ति नहीं सुधर पा रहा है। अब ऐसा रोग पैदा कर दो जिसमें डॉक्टर कहे भाई ठीक तो नहीं कर सकता, अब जितना मैंने चलाना है, तेरी किस्मत है, मैं दवा देता रहता हूं, इसको कंट्रोल करते हैं हम और इसको चलने दो। जैसे कि शुगर की बीमारी हो गई, ब्लड प्रेशर की बीमारी हो गई, कोई ऐसी बीमारी जिसमें लंबे समय तक हमें दवाइयों का सेवन करना पड़ता है और हमेशा उस बीमारी का भय बना रहता है, कहीं ये बीमारी हमें मार तो नहीं देगी। वो सभी बीमारियां जिसमें मृत्यु का भय भी व्याप्त है। जैसे शुगर कंट्रोल ना करे तो सभी जानते हैं कि क्या हालत होती है। अगर बीपी कंट्रोल ना हो तो सभी जानते हैं कि ब्रेन हेमरेज की सिचुएशन भी आ जाती है, हार्ट अटैक की दिक्कत आ जाती है, बहुत सारे की चीजें आ जाती है। वो सभी बीमारियां जो लंबे समय तक चलती हों, वो सभी बीमारियां जो पूर्णतः ठीक होने में बड़ी मुश्किलात पेश आती हो, और वो सभी बीमारियां जिसमें मृत्यु भय व्याप्त हो, वो सभी की सभी जो है अष्टम भाव की देन है। गुप्त शत्रु हमारे अष्टम से ही छिपे होते हैं।
छठा भाव प्रकट शत्रु, अष्टम भाव गुप्त शत्रु। यानी कि अब हमारे ऋषि कह रहे हैं अब आपको शत्रु ढूंढने की जरूरत नहीं, आप अष्टम में आ गए हो, आपने अपने पास पाल के रख रखे हो। पाल के रखे हुए जो छुपे रूप में है, जो आपको दिखते छुपे नहीं। रूप में है, जो तुम देख ही नहीं पा रहे हो। ये छुपे रूप में शत्रु क्या है? जो गलत आदतें खान पान की, जिन पर अक्सर हम ध्यान नहीं देते। तो हमारे यहाँ पे क्या है कि अष्टम भाव सेकंड हाउस को देखता है, तो दोनों में क्या बन गया, एक रास्ता बन गया एक दूसरे को अपनी बात पहुंचाने का। तो उसने खान पान संबंधी जो हमारी गलत आदतें थी या बोली चाली जो संबंधी गलत आदतें थी, वो अष्टम में आ गई। और अष्टम कहता है भाई ये छुपे हुए शत्रु हैं, अब ये दिखाई नहीं देंगे तो, और हम गुमराह हो जाएंगे, हमें समझ में नहीं आएगा रास्ता क्या है। जैसे किसी व्यक्ति को बड़ी बीमारी का पता चले तो बेचारा 4-5 डॉक्टर तुरंत बदल देता है, क्योंकि उसको किसी पर एतबार ही नहीं होता और कोई भी आदमी उसको सेटिस्फाइड जवाब नहीं दे रहा होता, इसलिए वो भागा फिरता रहता है। और जिस दिन वो एक्सेप्ट कर लेता है कि चलो यार अब जो है जैसा है, तो वो चलता रहे। जब अष्टम भाव एक्टिवेट होता है तो 12वां अपने आप एक्टिवेशन में रहता ही रहता है। 12वां क्यों है? क्योंकि खर्चे का है। खास करके दवाइयां, अस्पताल, डॉक्टर, ट्रीटमेंट, ये सारे के सारे खर्चे 12वें से ही देखे जाते हैं, 12th हाउस से देखे जाते हैं। पर यहाँ का संबंध छठे से है, क्योंकि छठे भाव में बैठा हुआ ग्रह 12वें को देखेगा। यानी कि छठा रास्ता बना रहा है, 8वां रास्ता नहीं बनाता 12वें का। 8वां तो उसको एक्टिवेट करके देता है, बट रास्ता उसको छठे से 12वें जाएगा। तो छठे से कौन कौन सी प्रॉब्लम जाएगी? कर्जा जाएगा, आप इंटरेस्ट दे रहे हैं, बिना मतलब का इंटरेस्ट दे रहे हैं। आपने जो जो उसमें खर्चा तो कर लिया, गाड़ी तो 20-25 लाख की ले आए, अब जो लोन बंध गया है हमारे जिम्मे, उसको सुलटने में आपको हर महीने की किस्त जारी है जिसकी कोई जरूरत नहीं। इसी प्रकार से रोग जो है उसको ठीक कराने के लिए आप डॉक्टर के पास भागोगे। मुकदमा लग गया है तो वहां वकील को पैसा देना पड़ेगा, पुलिस को पैसा देना पड़ेगा, 100 तरह के फंड खड़े हो जाएंगे। तो 12वां जी एक्टिव, इसी जी को कहा जाता है कि 2, 6, 8, 12 जी आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। स्टेप, पहला जो स्टेप है वो दूसरा भाव है। जी दूसरा गड़बड़ाया, छठा अपने आप गड़बड़ा जाएगा। छठे पे नहीं संभले, 8वां अपने आप गड़बड़ा जाएगा। और 8वें पे संभलने की जरूरत ही नहीं होती, 8वां फिर अपने आप ही काम करता रहता है, आपको 12वें में पहुंचाता ही रहता है। जी इसीलिए 12वें को हाउस ऑफ लॉस कहते हैं, कि यहाँ पर अब वो खर्चे आ रहे हैं जो तुम कंट्रोल चाह के भी नहीं कर सकते। अब ये वो अगर मामला नहीं है कि हम पनीर की सब्जी खाएं कि ना खाएं या दाल से गुजारा करें, यहाँ तो यानी मामला कि ही आपको अगर देना है तो देना ही पड़ेगा, नहीं तो जान जोखिम है। अगर आपने बचना है, अगर हॉस्पिटल से बाहर आना है तो अस्पताल को पैसा देना पड़ेगा, और वहां से बाहर आने के लिए किसी तरह हाथ पैर जोड़ करके किसी तरह बस यही प्रार्थना होती है कि ठीक हो जाए बंदा, इस लेवल का आ जाए कि बस घर पे रख करके इसको कर ले, थोड़ा खर्चा कम हो जाए। तो यानी आदमी कि खर्चे कब की करता यानी कि गुरुदेव, अगर छठा उसको छठे में कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करनी, तो पहले हमको दो को शुद्ध कर लेना चाहिए। है। यस, ये तो सूत्र ही है जी भाई, अगर हमने प्रॉब्लम की जड़ में जाना है तो दूसरे में जाना पड़े। जी जी और समस्या ये है, इन 2, 6, 8, 12 को पहचान वो ही पाता है जिसका लगन ठीक। यानी कि जी लगना लॉर्ड की प्लेसमेंट पूरी कुंडली को डिसाइड करती है। आप ये समझ लो उसकी पूरी लाइफ डिसाइड हो जाती है। लगन का लॉर्ड इतना पावरफुल चीज है कि आप सोच भी नहीं सकते, लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते, क्योंकि हम सिर्फ वही चीजें रटी रटाई बातों में लगे रहते हैं कि यहाँ पे ये हो जाए, यहाँ पे हो जाए। सारा खेल लगन का लॉर्ड। क्यों? लगन क्या है? लगन आपकी बुद्धि है। लगन का मस्तिष्क। लॉर्ड बुद्धि का इम्प्लीमेंटेशन। जी समझदार होना कोई बड़ी बात नहीं है। यानी कि सूर्य को स्ट्रांग होना चाहिए। हाँ, नहीं नहीं नहीं, तो आप गलत समझ गए। मैं वैदिक ज्योतिष से बता रहा हूँ, लगन का लॉर्ड। लगन क्या है? लगन आपकी बुद्धि है। लगन जी का स्वामी बुद्धि का इम्प्लीमेंटेशन है। जी आपके पास भगवान ने बुद्धि दी है, पर जी उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, लाइफ में कैसे लगाएंगे? जी लोग जो बड़ी बड़ी गलतियां कर जाते हैं जोश में आकर के,
या दिखावे में आकर के, वो सारा खेल लगन का है। एक आदमी अगर इस बात को समझ ले कि मुझे खर्चा क्यों बढ़ाना है और क्यों नहीं बढ़ाना है, अगर उसके पास क्लैरिटी मिल जाएगी तो वो बहुत सारी प्रॉब्लम से बच सकता है। इसीलिए लगन का लॉर्ड जब भी अच्छी जगह पे प्लेस्ड होगा तो वो व्यक्ति को उल्टे सीधे चीजें करने नहीं देगा। जितने भी लगन हेल्थ के कॉन्शियस, हाँ, लगन का लॉर्ड। लगन के लॉर्ड से मतलब जो फर्स्ट लगन में बैठा हुआ हो उसकी बात हो रही गुरुदेव? नहीं नहीं नहीं, लगन का स्वामी, ये मैं वैदिक ज्योतिष से बता रहा हूँ, लाल अच्छा, किताब से नहीं बता रहा हूँ। जी, जी। जो लगन का स्वामी होगा वो जहां बैठेगा, देखिए, जी, लगन का लॉर्ड इतना पावरफुल रोल प्ले करता है। जी, आपका हेल्थ लगन जी, के ऊपर डिसाइड करती है। जी, जीवन में धन कितना कमाएंगे, लगन पे डिसाइड होता है। जी, आप अपने परिवार के साथ कैसे रहेंगे, लगन डिसाइड करता है। जी। आप जीवन में प्रेम को समझ भी पाएंगे कि नहीं समझ पाएंगे। दाल से भिगो लिया थे। मैक्सिमम लोगों की समस्या यही रहती है कि दाल से साहब हमें भिगो सच्चा लिया प्यार नहीं थे। मिला। ये बात वो कहते रहते हैं कि हमें सच्चा प्यार नहीं। एक्चुअली में आप हैरान हो जाएंगे, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है सच्चा प्यार है क्या। वो प्यार किसको मान के बैठे हैं वो उन्हें भी शायद नहीं पता है। तो उसकी वजह से वो जीवन में प्रेम प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि जो प्रेम दे रहा होता है उसकी वो परवाह नहीं करते, जो नहीं दे रहा होता उसके पीछे भागते रहते। ये कौन बताएगा? ये पंचमेश बताएगा। पंचम भाव का स्वामी अगर सही जगह प्लेस्ड है तो वो सामने वाले के या मनुष्य के इमोशंस को समझ पाता है, प्रेम को समझ पाता है। और ये समझने की जो ताकत देता है वो लगन का लॉर्ड देता है। आप हैरान हो जाएंगे, लगन का लॉर्ड ही वो ताकत देता है समझने की। जिनका लगन का लॉर्ड सही जगह प्लेस्ड नहीं होता, पंचमेश अच्छा होने पर भी कई बार गलतियां खा जाते हैं। आपने सुना ही होगा कि प्रेम अंधा होता है। अंधा क्यों होता है? अंधा इसलिए होता है, अंधा उन्हीं के लिए होता है जिनका लगन का लॉर्ड गड़बड़ होता है। ये डायलॉग लगन उन्हीं के का लिए। लॉर्ड होता है। ये ऑलवेज रिमेम्बर, आदमी गलत मोहब्बत का शिकार जो होता है या गलत आ, चक्रों में फंस जाता है और समझ करके भी नहीं समझ पाता है। आप आंख बंद करके देखना, कुंडली में यही सिचुएशन मिलेगी कि उसका लगन का लॉर्ड फंसा मिलेगा, या लगन का लॉर्ड। ये दो चीजें के डिस्टर्ब हुए बगैर होगा ही नहीं कुछ। जैसे आपने कभी कभी सुना होगा, देखा होगा, कुछ लड़कियां ऐसे लड़कों के प्रेम जाल में फंस जाती हैं जिनको वो महसूस करती हैं कि ये लड़का ठीक नहीं है। वो देखती हैं कि ये बंदा एडिक्टेड है, ये शराब पीता है या ये उल्टे सीधे काम करता है या दादागिरी करता, सारा दिन मोहल्ले में घूमता रहता है, काम काज नहीं करता है, या इसका व्यवहार ठीक नहीं है। मैं तो प्रैक्टिस के दौरान जान करके हैरान हुआ, कुछ तो ऐसे हैं जो अपने ढंग से पिटाई भी कर देते हैं शादी से पहले भी, पर लड़की कहती है नहीं, शादी तो मुझे इससे ही करना है। समझ रहे हो ना? आपके पास हिंदुस्तान में भी एक केस हुआ था जिसमें लड़की कहती थी, जिसको कई टुकड़े कर दिए थे, और वो कहती थी मैं तो एक बार नहीं कई बार पिटती थी। उसकी सहेलियों ने बताया इसके तो आंख नाक अच्छी तरह फोड़ फाड़ के सही ढंग से करता था। तो आप सोचिए, क्या वो उस व्यक्ति को ऐसी समझ नहीं है कि वो उस रिलेशन से बाहर जा सके? गलती हो जाती है, धोखा हो जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर एक आदमी में समझ तो हो कि मुझे यहां से बाहर भागना है, इस बात चीज से भागना है। तो गलत मोह जिसको हम समझ ना पाए, वो लगन या लग्नेश से ही समझ में आता है। छठा भाव, छठा भाव को वो ही बैलेंस नहीं कर पाता जिसका लगन का लॉर्ड पच जाता है। सप्तम भाव, लगन का लॉर्ड इतना इंपॉर्टेंट है कि पूरी मैरिज लाइफ लगन का लॉर्ड डिसाइड कर देता है। वो समझ ही नहीं पाते जिनका लगन या लगन का लॉर्ड ठीक नहीं हो कि मैरिज को चलाना कैसे है। एक स्त्री कैसे खुश होती है, अगर वो कुंडली महिला की है तो महिला नहीं समझ पाती कि हस्बैंड कैसे खुश होता है। पूरी जिंदगी निकल जाती है, वो यही नहीं समझ पाते कि उनको खुश कैसे करना है।
और खुशी के लिए कोई स्पेशल चीजों की डिमांड नहीं होती है, वही सब छोटी छोटी चीजें, दिन रात की जो लोक व्यवहारिक चीजें, सारा खराब हो जाता है। और वो सारी जिंदगी यही बोलते रहते हैं कि हमने अच्छी मैरिज लाइफ नहीं प्राप्त की। अष्टम भाव गुप्त विद्याओं को संभाल के कैसे रखना, सीखना है वो एक अलग चीज है, उसको संभाल के कैसे रखना, उसका उपयोग कैसे करना है। लगन का लॉर्ड ठीक नहीं होगा तो मामला गड़बड़ा जाएगा। लगन का लॉर्ड ठीक नहीं होगा तो वो समझ ही नहीं पाएगा कि मुझे किस समय में क्या बात बोलनी है, वो विवादास्पद हो सकता है। अगर भगवान ने गुप्त विद्या दे भी दी तो संभाल ही नहीं पाएगा, उस दिव्य ज्ञान को कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी में कन्वर्ट कर देगा। इसीलिए जितने भी षड्यंत्र की, जिसको कहते हैं ना स्कैम, या जिसको कहते हैं अफेयर, सीक्रेट अफेयर, इसलिए वो अष्टम से आते हैं। और सीक्रेट अफेयर में ये बात बहुत जरूरी है। 1 मिनट। नवम भाव, कभी कभी इंसान भाग्यशाली तो हो जाता है, अच्छे बाप के घर में भी पैदा हो जाता है, परंतु भाग्य का साथ कैसे लेकर के आगे बढ़ना है ये कला भी हर व्यक्ति नहीं जानता। आपके सामने आपके देश में उदाहरण है नरेंद्र मोदी का। लगन का लॉर्ड लगन में ही बैठा है, मजबूत स्थिति में है लगन का लॉर्ड, इसलिए वो जानता है कि मुझे किस समय क्या बात बोलना है और किस समय क्या बात करनी है। उसको छोटा सा भी लक यानी भाग्य का अवसर मिलता है। भाग्य क्या है? अवसर, मौका। उसको जहां पर भी मौका मिलता है वो अपना काम करने से चूकता नहीं। इसीलिए आप देखो कि कितनी स्ट्रांग पोजीशन में इतने साल के बाद। तो ये लगन का लॉर्ड की इंपॉर्टेंस ज्योतिष में सबसे ज्यादा है, और स्टूडेंट इस चीज को समझते नहीं। वो सोचते रहे लगन का स्वामी है, उसे शरीर का स्वामी मान लेंगे, उन्हें वो मान लेंगे। मैं एक ऐसा शख्स हूं जो सीधा सीधा बताता हूं, लगन बुद्धि है और लगन का लॉर्ड बुद्धि का इम्प्लीमेंटेशन। बहुत सारे लोग कहते हैं जी हम, पैसा बर्बाद हो गया, हमारा काम काज नहीं चल रहा, हमारी नौकरी नहीं टिक रही, काम काज को लेकर के लोग बड़े। लगन का लॉर्ड दसम के साथ बड़ा गहरा संबंध है। आप अपने कर्म को करते कैसे, वहीं से डिसाइड हो जाता है कि आपका करियर कैसा बनने वाला है, कैसा नहीं बनने। बहुत सारे लोग अपने कर्म को ही नहीं समझ पाते। वो सोचते हैं भाई नौकरी मिल जाएगी तो कर लेंगे, नहीं मिलेगी तो बैठे हुए हैं, धंधा मिल जाएगा तो कर लेंगे, नहीं तो बैठे हुए हैं। जो बैठे हुए हैं भाग्य के भरोसे, जो बैठे हुए हैं कि कोई आएगा उनको प्लेट उठा करके, थाली उठा करके दे देगा, उनके सामने रख देगा, इसका मतलब लगन कहीं ना कहीं गड़बड़ है, चीजों को ही नहीं समझ पाए। इसलिए हमारे देश में नहीं, पूरे वर्ल्ड में ऐसी ऐसी स्टोरियां हैं जिनके पास कुछ नहीं था, गरीब घरों में पैदा हुए और उन्होंने ऊंचाइयां छुई। उन्होंने कभी इस बात के दिमाग में एहसास भी नहीं आया कि हमारे पास ये नहीं है या वो नहीं, ये नहीं है या वो नहीं है, उसकी कंप्लेंट करने वाले लोग कौन है? जिनका लगन गड़बड़ है। आपने देखा होगा ना, कई लोग, कई स्टूडेंट लास्ट तक कंप्लेंट 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 ही करते रहते हैं, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। अरे उस पर फोकस करो जो हुआ है, जो नहीं हुआ तो 5-7% है, 10% है, जो हुआ वो 90% है। उस पर फोकस नहीं होगा, सारा फोकस सारी एनर्जी उस पर लगा देंगे जो नहीं हुआ, और अपने आप को पथ भ्रष्ट कर लेंगे। कुंडलियां उठा करके उनकी देख लेना, लगन या लगन का लॉर्ड गड़बड़। कोई भी व्यक्ति ऐसे ही नहीं गड़बड़ी करता, पक्के रूप से उसके ग्रह ही ऐसे होते जो उसको उस तरफ ललायित करते। पर प्रश्न ये उठता है कि भाई ग्रह तो अपना काम कर रहे हैं, फिर तुम क्या कर रहे हैं? इस संसार में आने के बाद आप किसी को गुरु बनाते हैं, कहीं पर ज्ञान अर्जित करते हैं, कहीं पर शिक्षा अर्जित करते हैं, कहीं पर बुक्स पढ़ते हैं, दुनिया जहान की आप नॉलेज इकट्ठी करते हैं। उस नॉलेज का उपयोग कैसे करना है, अगर ये नहीं सीखा तो कोई फायदा नहीं है। आपके देश में कम पढ़े लिखा भी व्यक्ति बहुत बड़ा नेता, अभिनेता, बिजनेसमैन, तीनों के पास बड़ा पैसा होता है, और तीनों आपने ऐसे देखे होंगे जो बहुत कम पढ़े लिखे लोग। ऐसे ढेरों उदाहरण है। इसका मतलब शिक्षा इतना बड़ा वो नहीं है,
शिक्षा एक टूल है आपके लिए कंफर्ट जोन में ले जाने के लिए। इसलिए चतुर्थ भाव से हम शिक्षा देखते, फोर्थ हाउस से हम शिक्षा देखते, क्योंकि शिक्षा का मतलब है आपको कंफर्ट जोन में ले जाने की बात कर। कंफर्ट जोन क्या होता है? ये नहीं कि डल्लब का गद्दा बैठा वही कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन का मतलब है यू कैन अंडरस्टैंड इजीली ईच एंड एवरीथिंग। अगर मुझे पता है पाकिस्तान की राजधानी कौन सी है तो मैं समझ सकता हूँ। मुझे पता है कि जर्मनी में कौन सी भाषा बोली जाती है तो मैं बहुत सी चीजों को टैकल कर सकता हूँ, अगर मेरा वहां से रिलेटेड कोई काम है तो नॉलेज हमें स्मूथनेस देती है, कंफर्ट देती है, पर वो हमारी किस्मत की वो नहीं है, किस्मत नहीं देती है हमें। ये कोई गारंटी नहीं कि आप अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी बहुत जीवन में ऊंचाइयों पर पहुंचे। ऐसे ऐसे लोग हैं हिंदुस्तान में जिनमें हिंदुस्तान की टॉप से टॉप जिन्होंने एजुकेशन गेन की और फिर भी वो जीवन में संघर्ष कर रहे हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास इतनी अच्छी एजुकेशन नहीं है फिर भी जिंदगी को एंजॉय कर रहे हैं। ये सारा अंतर लगन और लगन के लॉर्ड के ऊपर है। फिर 11वां भाव, 11वां भाव को मैं मानता हूं एक्सपेक्टेड गेन। हमें किससे कितना कमाना है, अगर इस चीज का हम अंदाजा नहीं लगाएंगे तो चीजें कभी भी बिगड़ सकती हैं। इसलिए 11वें भाव को पाप भाव कहा गया है, और इसका भी हिसाब किताब वही लगा सकता है जिसका लगन का लॉर्ड ठीक बैठा। और फिर 12वां भाव, 12वें भाव में वही फंसेगा ना। एक होता फंसना नेचुरल वे से। नेचुरल वे क्या होता है फंसना जीवन में? जीवन में सुख और दुख आएंगे ही आएंगे, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। दुनिया का कोई ज्योतिषी आपको सुख दुख आने से नहीं रोक सकता। ऐसी कोई दुनिया में रेमेडी नहीं बनी कि आप बीमार ना हो। ऐसी कोई रेमेडी नहीं बनी कि तुमसे ईर्ष्या करने वाला एक भी व्यक्ति ना हो। अगर आप जिंदा हैं ये सारी चीजें होंगी, पर मुद्दा यह है कि आपको टैकल कैसे करना, उनको बैलेंस कैसे करना, ये कला लगन का लॉर्ड ही बताए। बीमारी आई है, बीमारी में डॉक्टर ने कहा भाई तेरे जुकाम लग गया, अब तेरे को आइसक्रीम नहीं खानी, ठंडा पानी नहीं पीना। वो कह रहा है अच्छा 3 दिन तो हो गए मुझे आइसक्रीम, आज चौथा दिन है, आज तो खाई लूं। अरे तू समझ ही नहीं रहा भाई, तेरे अंदर कफ की प्रवृत्ति है, ये फिर आ जाएगा। इसी तरह से पूरी की पूरी कुंडली में लगन और लगन के लॉर्ड का संबंध आपस में। इसी चीज को हम लाल किताब से बिल्कुल हूबहू हम कर सकते हैं। बस वहां सूर्य और मंगल आ जाएगा और लगन के ऊपर बैठा हुआ ग्रह आ जाएगा। ये ग्रह डिसाइड कर देते हैं लाइफ में कि भाई ये क्या करेगा। सूर्य जिसका अच्छा है, सूर्य क्या है? सूर्य रोशनी है, सूर्य प्रकाश है, और हम देख पाते हैं प्रकाश में ही। अंधकार में तो दिखना बंद हो जाता है। तो अंधकार का प्रतीक कौन है? अंधकार का प्रतीक शनि है। शनि हमारी आंखों के आगे पर्दा डाल देता है। वो पर्दा क्या है? पर्दा है मेटेरियलिस्टिक चीजों का, रुपए का, पैसे का, लालच का। वो पर्दा है जो हमारी आंखों के सामने शनि ने डाल दिया। आंखें कौन खोलेगा? सूरज। सूरज रोशनी देगा हमें, वो हमारी आंखें खोलेगा, वो हमें दिखाएगा। और जब चीजें प्रकाश में हर चीज दिखाई देने लग जाती है तो हम संभल जाते हैं। खड्डे में कब गिरते हैं? जब हमारा ध्यान नहीं, जब हम देख नहीं पाते। जब हमें ध्यान होता है फिर तो हम खड्डे से कैसा भी खड्डा हो बच के निकल जाते हैं कि नहीं निकल जाते। तो सेम लाल किताब, देखो लाल किताब की ब्यूटी यह है कि वो इस तरीके से बनाई गई है, पर जिस तरीके से लोगों ने रट्टा मार लिया वो उस तरीके से सीखना नहीं चाहते। लाल किताब उनके दिमाग में वही घुस गया है कि कौन सा ग्रह किस भाव में बैठा है, इससे आगे सोचना बंद कर। यूट्यूब पर मैंने पहली बार बताया कि लगन को देखते कैसे, कि सूरज और मंगल कहीं पर भी बैठे हों उससे पता चल जाता है कि आपका लगन कैसा है। पर हुआ क्या उस चीज का? उस चीज को लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा। उनको लगता है यार ये तो करवाया ही नहीं। तो उनको समझ में ही नहीं आया कि करना क्या है इसको। और वो अपने जो स्लेट पर पुराना पुराना लिखा हुआ था ना, उस स्लेट पर ही घसीटते हो। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे बड़ा चैलेंज है कि लोगों को अगर सही रास्ता बताओ तो चलने को तैयार,
कितने स्टूडेंट होते हैं वैदिक ज्योतिष में? अगर मेरे पास 100 स्टूडेंट होते हैं तो 95% से ज्यादा मेरे फॉलोवर्स होते हैं। फॉलोवर्स का मतलब समझते हो? जो कहते हैं गुरुजी जो करा रहे ठीक करा रहे। और लाल किताब में जाके रेशियो बिल्कुल उल्टा हो जाता है। 100 स्टूडेंट लाल किताब में होंगे तो 10 मेरे फॉलोअर होंगे, 90 पता नहीं कहाँ घूम रहे। और कितना समझा लो प्रॉब्लम है। पेशेंस नहीं है, धैर्य नहीं है, कितना कह लो कितना बता लो। लाल किताब की फिलॉसफी समझाई बड़े गहरे में, बोले जी रेमेडी दे दो। अरे भाई रेमेडी चाहिए, मतलब दवाई दे दो जी, कुछ कर लो, बीमार तो हम होंगे होंगे, दवाई दे दो बस। अरे ये बीमारी से निकलने का दूसरा तरीका भी तो खोज लो। अगर आपका पेट खराब रहता है तो एक तरीका ये भी कि आप खान पान जो है सुधार लो, वो भी एक बहुत अच्छा तरीका है। और सुधारना तो पड़ेगा ही। दवाई थोड़ी देर के लिए आपको कंफर्ट्स पैदा कर सकती है। आपको गैस बन रही है, आपने पेंटासिड वगैरह ये सब कोई दवाई ले ली, होम्योपैथी का या आयुर्वेद का कोई चूर्ण ले लिया, क्विक रिलीफ है। और अगर आपने नहीं सुधरे तो क्या होगा? वो क्या गैस नहीं बनेगी? एक दिन दवा लेने से काम चल जाएगा? नहीं चले। फिर कहते नहीं नहीं हम तो सारी करते ही रहेंगे। लोगों ने ये भी समझा कि हर महीने उपाय करने हो, हर महीने के उपाय दे। भाई उपाय ये सोचो, उपाय करने क्यों है? उपाय को कर रहे हैं भाई। कर्म के ऊपर अगर हम कर्मों में सुधार पैदा कर ले, अपनी समझ को शार्प कर लें, तो आपको रुपयों की ना के बराबर जरूरत पड़ेगी। फिर तो कभी कभी दशा खराब आएगी जीवन में, और जब उस दशा से आपको निकलने में हेल्प करने में उपाय साथ देते हैं आपका। मैं ही नहीं कहता उपाय नहीं, काम उपाय काम करते हैं, पर जो आदमी डेली उपाय करेगा उसका क्या होगा? उसका तो कुछ हो ही नहीं सकता, उसका कुछ बन नहीं सकता। तो फिर तो ये हेलो मोनिका जी ऐसा है, नहीं ऐसे नहीं बोलेंगे आप, पहले कैमरे पर ऑन आएंगे। कोई भी कैमरा बंद कर रखा होगा वो मुझे ना बोले, मैं उसके प्रश्न को लूंगा ही नहीं। जो बैठा रहेगा, जो हैंड रेज करके बैठा है, मैं उसी के प्रश्न। जी गुरुदेव। 43 और डेज नहीं, रुकिए रुकिए। देखिए कुछ लोग चाहते हैं कि हम पकड़ पकड़ करके उनको सिखाएं। मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं भाई, मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं बनती है कि मैं आपको पकड़ के सिखाऊं। मेरी जिम्मेवारी बनती है, मैं ईमानदारी से, जो मुझे 20 सालों में अनुभव हुआ है, मेरी प्रैक्टिस के दौरान अनुभव हुआ है, जो मुझे ज्ञान है, वो मैं ईमानदारी से आपको डिलीवर करूं। कभी कभी तो वे कुछ लोग ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि भाई हमें गर्दन पकड़ के समझाए। भाई वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। कुछ कॉमन सेंस आपको ही अपनानी पड़ेगी। किसी व्यक्ति से जब हम कुछ लेते हैं तो हमें किस भाव से बैठना चाहिए वो हमें सीखना पड़ेगा। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हमें डॉक्टर साहब कह के बोलते, 2 बार नमस्ते भी मारते हैं, आते ना, कोई डर है अंदर, यार बिगाड़ दिया तो पता इंजेक्शन गलत ना लगा दे, है ना। परंतु गुरु जितना बड़ा गलत इंजेक्शन लगा सकता है वो तो कोई सोच ही नहीं सकता। हमारे देश में है ना कुछ लोग, उनके उनके धार्मिक गुरुओं ने कुछ ऐसा समझा रखा है जो कहते हैं मरने से ही फायदा है ना। अब वो किसने समझाया? वो उनके गुरुओं ने ही तो इंजेक्शन दे रखा है कि ऊपर जाओगे तो अप्सरा मिलेगी। जी। हमारे यहाँ तो नहीं समझाते कि भाई ऊपर जाओगे तो अप्सरा मिलेगी, सब कहते हैं टिके रहो, यही टिके, जो कुछ है यही है ना। तो गुरु का इंजेक्शन तो बहुत भारी पड़ जाता है। अच्छा हम समझाते भी हैं, कहते हैं जी समझ में नहीं आया, तो समझ में नहीं आता है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। हाँ जी मनोज गुरुदेव। कुमार। नमस्कार सर। नमस्कार। सर जैसे कि मुझे इस बात को समझना है कि जैसे अभी आप बता रहे वैदिक से सारा कुछ लग्न को देखने का, समझने मन, का मनोज मनोज ये क्लास है डाउट क्लियरिंग। इसमें हमारे ऐप वाले स्टूडेंट हैं जो वैदिक भी पढ़ रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो लाल किताब पढ़ रहे हैं, कुछ ऐसे पामिस्ट्री वाले पढ़ रहे हैं। ये उन हाँ स्टूडेंट्स तो के लिए है। तो इसमें हम हर तरह का क्वेश्चंस पुट कर सकते हैं। तो हाँ यहाँ वो समझ वैदिक गए का तो। और लाल किताब का झगड़ा नहीं है। नहीं झगड़ा नहीं कर रहा हूँ मैं, इसको बात नहीं समझना नहीं चाहता हूँ आप सर। झगड़ा जैसे कि नहीं मैं कर रहे, सीख रहा मैंने हूँ। कहा वैसे झगड़ा नहीं है। आपका नहीं कह रहा, बताओ। जैसे अब मैं सीखने के लिए आया हूँ, अब मैं सीख रहा हूँ।
तो जब मैं इसको फॉलो करूंगा तो मुझे किस स्टेप को पहले फॉलो करना चाहिए ताकि मेरा अंडरस्टैंडिंग में बढ़िया से वो एंटर कर जाए? सबसे पहले फॉलो ये करना चाहिए कि अपने को दोनों कान खुले रखने चाहिए, हृदय में विनम्रता मतलब रखनी चाहिए। बस ये पहला जी, स्टेप। इसके अलावा किसी स्टेप को फॉलो 3 अब महीना जैसे कि हम 6 सीख महीना, रहे हैं। बस इस 3 से 6 महीना इसी स्टेप, कुछ मत सोचो। मैं इतने प्यारे सूत्र देता हूं, बोलता हूं, तो समझ में नहीं आते। तो मैं एक ही बात कहता हूं, सिर्फ कान खोल करके रखो और हृदय में विनम्र भाव रखो, श्रद्धा रखो, सीख जाओ। दूसरा ठीक है स्टेप सर, तो अपनाने की जैसे जरूरत ही नहीं, जी, वो अपने आप हो जाएगा। यदि जी समझ गए सर, यदि अगर जैसे लग्न में सूर्य बैठा हो तो वो तो स्ट्रांग हो जाता है। जरूरी नहीं है मनोज, जरूरी नहीं है। अगर बहुत सारे जी ज्योतिष में बहुत सारे इफ एंड बट है। हमारे यूट्यूब जी पर बहुत सारे चैनल, बहुत सारे लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ लेकर के क्वेश्चन लिख देते हैं। अब उनका जवाब देना बड़ा मुश्किल है। पूरी जी कुंडली देखता हूँ। देख करके भी देखे बगैर हम कैसे कह दें कि लगन का सूर्य मजबूत है। अगर कहीं से उसको ऐसी दृष्टि आ रही हो जो सूर्य को कमजोर कर रही हो सकता है नवम भाव में राहु बैठा हो, लाल किताब के सूत्र के अनुसार। उसकी बुनियाद में राहु बैठेगा तो उसकी जड़ी खत्म हो जाएगी, सूर्य हो गया कमजोर। अब मैं कह दूं जी जी लगन पे सूर्य बैठा है, मनोज बहुत ही बढ़िया गजब का आदमी, तो राजा बनेगा, राजा वाले भाव है। और उसके मनोज की कुंडली में बैठा हूं, मनोज कह रहे यार गुरु जी ने सब गड़बड़ बता दिया, मेरे साथ इतनी उम्र हो गई अभी तक तो कुछ हुआ ही नहीं। तो इफ एंड बट बहुत है हमारे ज्योतिष के अंदर, क्योंकि जब तक हम पूरी पिक्चर नहीं देख लेंगे, जब तक नहीं समझ में आएगी। ये उसी तरह की फिल्म है, जब तक आप पूरी फिल्म नहीं देख लेंगे। अगर आप शोले फिल्म देख रहे हैं और आपने लास्ट के 15 मिनट हटा दिए और उठ के भाग गए, और किसी ने कहा कि लास्ट में क्या हुआ यार, गब्बर सिंह का क्या हुआ, नाउ यू आर कंफ्यूज, क्योंकि आपको पता ही नहीं गब्बर सिंह की पिटाई हुई थी कि नहीं हुई थी, क्योंकि मैं तो भाग गया। क्योंकि आप तो भाग गए। वही कहानी है, जब तक कुंडली को पूरा ढंग से ना देखे, एक छोटी सी छोटी मिस्टेक भी आपके फलित को बिगाड़ सकती। जी इसलिए मैं अपनी क्लास में कहता हूं लंबी लंबी सांस लो, जब भी कुंडली सामने आए 10-15 बार अपने दिमाग को शांत करो, और सबसे पहले वो चीज देखो, जिस कोई एक सूत्र पकड़ो जो तुम्हें बहुत अच्छे से आता, उसके अलावा कुंडली में कुछ मत देखो। अगर आपको मंगल दोष देखना आता सिर्फ मंगल दोष ही देखो। दूसरा, फिर बहुत टाइम पड़ा है भाई का, लोगों में गलती क्या है, मंगल दोष देखते देखते जी इवेंट निकाल दो, शादी कब हुई। अरे बात मांगलिक की है तो मंगल तक ही सीमित रहो ना, इवेंट निकालने में तो लगेंगे 3-4 साल भाई, टाइमिंग निकालने में तो प्रैक्टिस लगेगी। 3 महीने 6 महीने में नहीं सीख पाओगे, 1 साल में नहीं सीख पाओगे, स्पष्ट रूप से कहता हूं। सीखोगे और फिर उस पर इंप्लीमेंट करो, फिर आपका अपना खुद का अनुभव आएगा, वो समझाएगा आप कि कहां गड़बड़ हुई। अब मैं अगर किसी को कह दूं लगन का लॉर्ड छठे में बैठा हो तो मैरिज लाइफ में गड़बड़ हो जाएगी, कई आ जाएंगे बोले जी हमारी तो बड़ी अच्छी चल रही है। चलने में और अच्छी होने में जमीन आसमान का अंतर होता है। अब बताओ कैसे बहस कर लूं। जी चल तो हिंदुस्तान में 95% से ज्यादा लोगों की रही है जी अच्छी। अच्छी क्यों? क्योंकि ज्योतिष अच्छी की डेफिनेशन लिख के बैठा हुआ है। ज्योतिष में जी जो सूत्र दे रखे हैं मैरिज के, वो अच्छी के लिख रखे हैं, बड़े आइडियल सिचुएशन में लिखे गए हैं। घर पे टाइम पे खाना नहीं मिलता आपको और हम कहते जी देखो 20 साल से साथ है। आपकी हिम्मत नहीं है कि घर में आप जा करके कह दो भी मैं रात के 11 बजे आया हूँ खाना बना दे। समझ रहे हो बात को? और आप कह रहे हो साहब जी देखो जी 20 साल से तो चल ही रहा है मैटर। तो वो मैटर नहीं करता। कुंडली इतनी गहराई में चीजों को बताती है, कभी कभी आम आदमी समझ नहीं पाता। नए आदमी क्वालिटी। को क्यों कहते हैं कि हम प्रैक्टिस मत करो भाई, अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, क्यों प्रैक्टिस के लिए हम मना करते हैं? कहीं उनको नेगेटिव फीडबैक ना मिल जाए, वो जोश जोश में भागे पड़ोस में लाओ तुम्हारी कुंडली आज ही सीख के आया हूं मैं। सामने वाले ने भगा दिया, धमका कर गए, तुझे तो कुछ भी नहीं आता।
जा तेरे को है जीरो आदमी। वो कहेगा, "अरे यार इतना अच्छा सूत्र सीखा था, ये तो लगा ही नहीं"। भाई तुम्हें अभी नहीं पता वो किस मेंटेलिटी का आदमी है। जी वो अभी नहीं समझ पाओगे, उसके मनोविज्ञान को नहीं समझ पाओगे। पता है वो कुछ लोग सिर्फ इसीलिए जीवन के अंदर बैठे हुए हैं कि जो दूसरों की गलती निकाल सके। अब ऐसे से टकरा के क्या होगा। खुद का सर पड़ जाए। नकल में अकल बहुत चाहिए। कुछ लोग कहते हैं बड़े एस्ट्रोलॉजी में किसी स्टूडेंट खास करके गलती करते हैं, सर हम प्रैक्टिस करेंगे अपने ग्रुप में। भाई क्या करोगे, अभी तो तुमने सीखा ही नहीं। प्रैक्टिस तो उसकी करोगे जो सीखा जाता है, सीखा जी नहीं है। और डिस्कशन चल रही है खूब जबरदस्त गहरी, गजब। और दूसरे कुछ लोग सोच रहे हैं कि यार हम नकल मार करके ना हमें अकल आ गई। ये बस उसी प्रकार से है कि एक वैद्य था पशुओं का, डॉक्टर था पशुओं का। अब वो क्या करता था कि पशुओं को जो है दवाई देता था जब भी पशु बीमार हो जाता था। और उसका जो चेला था वो इस चीज को बड़े आराम से देखता था कि गुरुजी एक पाइप लेते हैं, भैंस के या गाय के मुंह में डालते हैं और इधर से गोली डालते हैं और फूंक मारते हैं, गोली अंदर चली जाती है। भैंस को दवाई देने का तरीका यही है। गोली कैसे दोगे, और वो आदमी तो है नहीं उसको कहे भाई आ कर बेचारी आ करेगी और तुम खा लेगा और ऊपर से पानी डाल दोगे। वो तो जानवर है ना। हमने कहा अरे वाह गजब की, इतने टाइम से मैं गुरुजी को देख रहा हूँ। गुरुजी एक दिन नहीं थे, एक आ गए भैंस लेके। मेरी भैंस बीमार है, उसने गोली उठाई, पाइप लाई, बोले "अरे, तो मैं ही कर दूंगा, गुरुजी की क्या जरूरत है, ये तो सीख रहा हूं मैं इतने टाइम से"। उसने लिया गोली ली। अब समस्या ये हो गई, उसको ये नहीं पता था फूक कब मारनी। वो फूक मारता उससे पहले भैंस ने मार दी, और वो गोली है उसके पेट में, और पेट हो गया टुल। अब हो गई ना समस्या बहुत बड़ी। फूक कब मारनी है इसकी कला गुरुजी उस दिन बताएंगे जिस दिन तुमसे अति प्रसन्न होंगे। नहीं तो भैंस भी फूक मार सकती है। इसलिए हम रोक देते हैं, भाई रुक जाओ, कोई भैंस मिल गई तो फूक मार देगी, पेट टुल हो जाएगा। फिर भागे फिरोगे, यार फंस गए, गलत हो गए, यार हमने तो पैसे भी दे दिए, पैसा कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो इसलिए हम रोकते हैं। इसलिए मैं नए विद्यार्थियों को कहता हूं, बस कान खुले रखो, मुझ पर श्रद्धा रखो। कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करने जा रहे। कोई गुड़गांव में 100 गज का प्लॉट इन्वेस्ट नहीं किया है कि साहब 1.5 करोड़ रुपया लग गया हमारा और अब तो जिंदगी दाव पे लग गई है। ठीक है, अगर हम एक क्लास का हिसाब भी लगाने बैठेंगे तो इतना तो आप बच्चे को पिज्जा खिला देते हो, समझे बात को, महीने के अंदर। जी उससे ज्यादा बड़ी बात नहीं। पर हम पता नहीं क्यों इतनी जल्दी टेंशन में आ जाते हैं। जी वैदिक ज्योतिष सीखने वालों की एक बहुत अच्छी बात मैं कहूंगा, उनमें पता नहीं क्यों बड़ा पेशेंस मैंने देखा है, बड़ा पेशेंस। आप सोचो हमारा जो वैदिक ज्योतिष के कोर्स में कोई बंदा ज्वाइन करता है, वो 2 साल तक, 2.5 साल तक, 3 साल तक हमारे साथ रहता है, 2.5 2.5 3 3 साल तक। पर जब भी वो ज्योतिषी बनते इतने बढ़िया बनते हैं कि शानदार। और उनको कोई वो नहीं होता कि साहब ज्योतिष में कमी है। वो हमेशा ज्योतिष की तारीफ करेंगे। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूं, अक्सर लाल किताब के जो लर्नर्स हैं वो ये बड़ी भारी गलती कर जाते हैं। उनको लगता है कि कुछ दिनों में ही सीख गया का मतलब बस आ गए, हो गए परफेक्ट, अब तो हमें प्रेडिक्शंस कर। नहीं भाई, बहुत लंबे समय तक बना रहना पड़ता है, जब जा करके जी समझ आता। समझ डेवलप नहीं करते। मैं हमेशा कहता हूं अपने ऊपर इन्वेस्ट करो भाई, खुद के ऊपर इन्वेस्ट करो। ये इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट है जो आप अपने ऊपर करने जा रहे हैं, किसी और के ऊपर नहीं, अपने ऊपर, सिर्फ सिर्फ अपने ऊपर। बाकी इन्वेस्टमेंट तो आप परिवार के लिए करते हो, बढ़िया खाना देना, बढ़िया गाड़ी देना, बढ़िया मकान देना, सब अपने परिवार के लिए करते हो। ये एक अकेली इन्वेस्टमेंट है जब आपकी समझ डेवलप होगी। ये इतना गहरा विज्ञान है कि आपको वास्तव में इंसान बना, जी और इसको तो मैं सही अनुभव सही। करता हूँ सर। हाँ, वास्तव में इंसान ये बनाने का इसके अंदर निकल करके आता है। ठीक है, चलिए। हाँ, डॉक्टर पवन शर्मा जी, नाम गुरु जी। प्रणाम प्रणाम। गुरु जी,
जो फर्स्ट सेशन हमने लिया था जिसमें बंद मुट्ठी के आप फिर म्यूट पे चले गए डॉक्टर साहब, आप म्यूट पे चले गए। हाँ, हेलो, फर्स्ट सेशन। हाँ फर्स्ट सेशन जो हमने किया था जिसमें बंद मुट्ठी के ग्रह डिस्कस किए थे हमने, जी जी जी। उसमें आपने कहा था कि 1, 4, 7 और 10 में सूरज, बृहस्पति, शनि और मार्स अगर हम्म, एग्जाल्टेड है जी तो हम उनको कंसिडर करेंगे, वो हमारी किस्मत के ग्रह हैं। जी। अगर किसी पत्री में चंद्र, बृहस्पति लगन में हम्म और 4th और 7th खाली है और 10 में मार्स है, हम्म। इस पर सेकंड फर्स्ट स्टेप कि बृहस्पति, चंद्रमा और मार्स। मैं समझाता हूँ डॉक्टर साहब। ऐसा है कि ये लाल किताब का कंसेप्ट है, और ये फर्स्ट स्टेप है किस्मत का ग्रह ढूंढने का। हाँ और इसमें फिक्स्ड है कि सूर्य पहले भाव में हो, गुरु चौथे में हो, या शनि सातवें में हो, और मंगल 10वें में हो। अगर ये स्थिति बन रही है तो इन चारों में से कोई भी ग्रह इन हाउस में है तो वो उच्च के माने जाएंगे, नहीं नहीं माने। आपने जो क्वेश्चन रेज किया है कि फर्स्ट हाउस में चंद्र गुरु बैठे हैं, तो इसका मतलब वहां तो सूर्य उच्च का होता है, चंद्र गुरु उच्च का नहीं होता। वो बात अलग है कि वो अच्छे माने जाते हैं वहां पर, वो एक अलग मैटर है। बट यहाँ मंगल दशम में, तो फर्स्ट स्टेप पर हमें एक ग्रह मिला किस्मत का, वो है मंगल। तो हम कहेंगे कि मंगल किस्मत का ग्रह है। और जैसे ही हमें किस्मत का ग्रह मिल जाए, हमें अगले स्टेप पे नहीं जाना। ओके। तो हमारे को मंगल मिल गया है। मंगल का किस्मत का ग्रह का मतलब ही ये है कि उसकी जीवन में किस्मत जगाने का कार्य मंगल करेगा। यहीं से प्रेडिक्शन शुरू हो जाएंगी। ठीक है। यानी कि उसकी किस्मत कब जागेगी? 28वें साल के बाद। 28वें साल में 28वें बिल्कुल। साल के बाद किस्मत जागेगी। 28 तक क्या होगा? 28 तक स्ट्रगल होगा। जैसे ही 28 क्रॉस करेगा, उसको एक बिल्कुल एक रोड मैप मिल जाए कि तुझे करना क्या है, और पैसा भी कमाएगा, उस रोड पे चलेगा और आगे तक बढ़ जाएगा। डेली रूटीन लाइफ में क्या करना है? फॉलो द रूल ऑफ द मार्स। मार्स इंसान को एक अच्छा डॉक्टर बनाता है, मार्स इंसान को अच्छा सेनापति बनाता है, मार्स इंसान को अच्छा मैनेजर बनाता है, मार्स इंसान को जो है टेक्निकल पर्सन बनाता है। तो व्यक्ति को समझ में आ जाना चाहिए कि मुझे इनसे रिलेटेड काम करना है, या जमीन से जुड़ा काम करना है, प्रॉपर्टी का, रियल एस्टेट का, खेती बाड़ी का, जमीन का, रोड़ी का, पत्थर का, बिल्डिंग मटेरियल्स का, ये काम मुझे करने हैं। तो वो काम उसको जीवन में ऊंचा उठाने का काम करेंगे, अगर वो व्यक्ति किस्मत के ग्रह को फॉलो करता है। डेली रूटीन में क्या फॉलो करना है? जो मंगल करता है, सुबह उठना है, एक्सरसाइज करनी है, दंड पेलनी है बढ़िया तरीके से, जो पहलवान की हिसाब किताब है। बेशक हम पहलवान ना बने, पर रहे पहलवान की तरह। मतलब इसका सिंपल मीनिंग होता है एक्टिव रहना। छोटा मोटा एक्सरसाइज जरूर करनी है। अगर हम मंगल किसी की किस्मत का ग्रह है और वो एक्सरसाइज नहीं कर रहा है या एक्टिव नहीं है, और हम मेरी तरह का जीवन जीता रहता है जो चुपचाप कुर्सी पे बैठ के प्रवचन करता रहता है, तो इट्स नॉट गुड पॉइंट। ठीक है, मेरी किस्मत का ग्रह गुरु है, तो ठीक है, अब गुरु जी का काम ही यही है प्रवचन देना, तो चल जाता है। पर अगर मंगल होता तो थोड़ी चलने देता, वो नहीं चलने देता। तो ऐसे हो। एक अभी आपने कहा कि लगन, लगन का जो ग्रह है जी। वो, जैसे अभी मैडम ने पूछा था कि 2, 6, 8 और 12, तो हम्म। हमने लगन के ग्रह को देखना है कि वो कहाँ प्लेस्ड है। जी अगर लगन खाली है और जी। सिर्फ उस पर नंबर 6 नंबर लिखा है या 7 नंबर लिखा है तो तो इसका हम, मतलब ये है डॉक्टर साहब, अगर नंबर 6 लिखा है तो वो कन्या लगन है। ठीक है। आपने दो पॉइंट देखने हैं। एक तो ये देखना है कि लगन पे ग्रह कौन सा बैठा है। दूसरा ये देखना है उसका जो स्वामी है लगन का, वो बुध है। ये बुध कहाँ बैठा है? क्या बुध केंद्र में बैठा है या त्रिकोण में बैठा है? यानी कि 1, 4, 5, 7, 9, 10 भाव में बैठा है,
या कहीं और बैठा है। अगर अगर ये 8 पे पहले बैठा हो तो? हाँ तो गड़बड़ कर देगा ये, हाँ। फिर देखना पड़ेगा कि अपने को क्या है क्या नहीं, है ना। लाल किताब तो कहती है बुध 8वें में हो तो उसे मुर्दे पर रखा फूल बोलते हैं, पर अकेला हो तो। ये मैं पहले क्लियर कर दूं, क्योंकि ज्योतिष में बड़े ही फैन बट है और बड़े ट्वीट्स बड़े जो है ना ट्विस्ट आते हैं। तो इसको फाइनल क्लास में जो बताया जाता है उसको फाइनल वो मत माना करो कि मैंने आपके बारे में बोला है। बट हाँ, ये वो वाली बात है कि अगर 8वें में गया तो इसे अच्छा नहीं माना जाएगा। और उसके साथ अगर मेल स्टार्स बैठे हो तो? है कौन बैठा हो? मेल मेल स्टार्स जैसे सूरज है, नहीं, मेल से बृहस्पति नहीं सर, है। मेल तो सूर्य भी है, मंगल भी है, बृहस्पति भी हाँ है हाँ। ना। हाँ तो उससे नहीं पता चलता। उससे कुछ नहीं, बस ये है कि जो लगन का स्टार। सिर्फ हाँ, बस ये आज का सूत्र ये समझो, लगन का लॉर्ड हाँ अगर केंद्र या त्रिकोण में बैठा है, यहाँ केंद्र यानी 1 4 7 10, त्रिकोण यानी 1 5 9, अगर इनमें केंद्र बैठा है तो वो बेटर है कंपैरेटिवली कि वो दाएं बाएं इधर उधर। मैंने अभी आपका एक शत्रुहंता का एक आपका वो सुना था मैंने, छठे जो भाव का। छठे भाव का। तो उसमें आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि भी वो 6 9 4 10 हम्म को देखता है। तो हम्म। वो चीज मेरे को समझ नहीं आई कि वो 6 नंबर वाला छठा वो भाव को डॉक्टर देखता है। साहब आप धीरे धीरे ज्योतिष सीखोगे आ ओके, जाए, वो ठीक है। लंबा विषय हो जाएगा, है ना। चलो, अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन मेरा कि हाँ क्या आप वैदिक बेसिक से कोई नई क्लास शुरू करने जा रहे हैं? देखो, बेसिक पढ़ा है मुझे बहुत टाइम हो गया। हमारी ऐप डाउनलोड कर लो, अगर आपने मुझसे ही सीखना है तो उसमें बेसिक एस्ट्रोलॉजी का 250-300 रुपए का कोर्स है। वो 17 या 18 उसमें वीडियोस हैं, वो आप उसमें देख लो। क्योंकि अभी मुझे नहीं लगता, अभी तो मेरे पर डिविजनल चार्ट्स चलाने का बड़ा भारी प्रेशर है, और मैं लोगों से वादा कर चुका हूँ डिविजनल चार्ट्स एक्चुअल में ज्योतिष में बड़े टफ है। और लोगों को, जो मेरे ज्योतिष में के जो विद्यार्थी हैं, उनको मुझसे बड़ी उम्मीदें हैं कि मैं उसको आसान करके बताऊंगा। तो इसलिए मेरे ऊपर बड़ा भारी प्रेशर है। करना था फरवरी के फर्स्ट वीक में, पर ये रहा कि अब मैं उसको एंड में करूंगा या मार्च के शुरुआत में करूंगा, पर वो मैं काफी दिसंबर से ही वादा करके बैठा हुआ हूँ इन लोगों को। तो अभी तो मेरा जो आएगा वो डिविजनल चार्ट्स पे आएगा, जो कि बड़ा है। ओके। अब वो आपके लिए नहीं है, मैं तो उसके लिए आपको बेसिक और मेरा कम से कम आर्ट ऑफ प्रिडिक्शंस का कोर्स आपको जरूर करना चाहिए। जो मतलब जो आपका हाँ, जो जब तक एफ उसमें वाला। ऐप वाला, जब तक उसमें क्लैरिटी वो क्लियर नहीं होंगे, जब तक आप डिविजनल चार्ट्स को नहीं समझ पाए, हाँ हाँ। तो क्योंकि उसमें उसको थोड़ा लोड सा करके, एडवांस टेक्निक है। उसको लोड करके, डाउनलोड करके हाँ उसको मैं पढ़ बिल्कुल। लूँ। हाँ, एक्चुअली मेरी मेरी वाइफ उसको ज्वाइन करना चाह रही है आपके वैदिक वाले को। दो नहीं वी आर बिल्कुल, नॉट कोई नहीं, प्रोफेशनल, हम कोई वी आर नहीं, नॉट कोई नहीं। प्रोफेशनल। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, प्रोफेशनल आदमी हमेशा अच्छा होता है, इसको आप कभी भी गिल्ट में मत लिया करो। प्रोफेशनल आदमी को एक होशो हवास में रहता है। होशो हवास का मतलब यह है कि उसे पता है कि तूने गड़बड़ की तो तेरा सारा सारा कैरियर खराब हो जाएगा, तेने बदमाशी की तो। प्रोफेशनल आओ हर चीज में। नहीं नहीं डॉक्टर बे, साहब, हम प्रोफेशनल में बेशक नहीं जाना चाहते, हम बेशक इसको सीखना बेशक चाहते हैं, आप किसी समझना से चाहते फीस ले ना ले, वो आपका अपना वो है। प्रोफेशनल का मतलब ये है कि अगर जैसे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैं सभी के लिए बता रहा हूँ, और वो कहता है भाई मुझे पैसे के लिए नहीं करना, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा विचार है कि पैसे लिए नहीं करना, उस व्यक्ति को फोन पे मत बताओ, हैं। नहीं, उससे प्रोफेशनल का जरूर मतलब कुछ ये ना था कुछ कि मेहनत कराओ। उसको हाँ, नहीं तुरंत नहीं। कहे तुम्हें मेरे पास आना पड़ेगा, बेशक चाय भी मैं ही पिलाऊं, पर जब तक वो मेहनत करके नहीं आएगा उसे ज्योतिष की महत्ता नहीं पता चलेगी। इधर से आप फोन काटेंगे, वो भी फोन साइड में रखेगा और कहेगा मौज लो, कुछ नहीं, जीरो वैल्यू। ये मैंने जिंदगी में अनुभव किया है। ठीक है। और आप उसे घर पे बुलाओ बाकायदा, है, और कह दे भाई 1 दर्जन केले भी लेके आइयो, तू भी खाइयो मैं भी खाऊंगा, ठीक है ना। तो फिर कुंडली देखो, चाहे 1 घंटे बिठा के, चाहे उसे फिर हलवा खिलाओ आप बिठा करके, वो एक आपका अपना पर्सनल होगा। बट अपने आप को हमेशा कहो कि आई एम प्रोफेशनल। सर। यू वेरी राइट, वेरी राइट। सर। जैसे अक्सर मैंने देखा है पतंजलि के जो जगह जगह स्टोर खुले हुए हैं,
वहां पे लोग आयुर्वेद की दवाइयां लिखवाते हैं और बाहर निकल के फेंक देते हैं। मैं बड़ा हैरान होता हूँ यार, यार मैंने तुम्हें वैल्यू नहीं है। अगर यही आयुर्वेद के डॉक्टर तुमसे 1100 रुपये ले लेते, तुम इसको 3 महीने संभाल के रख इसी पर्चे को। बोला नहीं, ये तो हमें भी पता है, ये तो गैस हर चूर्ण लिखा है, ये फलाना लिखा है। अरे भाई तुम तो नॉलेजेबल हो, फिर आए क्यों थे? अगर तुम इतने एडवांस हो, इतने समझदार हो, तो तुम्हें जाने की जरूरत क्या थी? तो कई बार मिस यूज बहुत होता है फ्री का। मेरा सर ये चलिए। कह रहा था कि प्रोफेशनल हम प्रैक्टिस नहीं या कुछ नहीं, लेकिन पढ़ने का बहुत शौक है। तो वो उसी जरूर, उसी चीज को देखते हुए हम इसको और अच्छा से सीखना चाहते हैं, बहुत बढ़िया। समझना चाहते हैं। डॉक्टर साहब, ये आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है कि आप लॉन्ग टर्म तक पढ़िए और अपने ऊपर प्रेशर मत रखिए। ये बहुत ही प्यारी साइंस है और बहुत ही एंजॉय देने वाली जो साइंस है, और जीवन में मैं तो कहता हूँ एक आदमी को जवान बना के रखती है। ये वो साइंस है जो रेजोनेट करती है। जब आदमी को अपने पता चलता है, हो ये भी गड़बड़, ये भी गड़बड़, अभी तो तुझे बहुत सीखना बाकी है। हाँ, तभी तो कहता है ना, नहीं 50 साल की उम्र के बाद तो आदमी कहता है मुझे कुछ सीखना नहीं है, मुझे तो ईच एंड एवरीथिंग। जब भी तो झगड़े होते हैं 50 साल के मर्द के साथ, सबसे ज्यादा झगड़े होते हैं। उसकी बीवी भी नाराज, उसके बच्चे भी नाराज, क्योंकि वो तो कहता है आई नो एवरीथिंग, और बीवी कहती है यू डोंट नो एनीथिंग, और बच्चे कहते हैं पापा को तो पता ही क्या है। तो हो गई ना झगड़े। झगड़े की फसाद यही है कि आई नो एवरीथिंग। अगर वो बिठा ले, हाँ भाई बताओ तुम्हारा क्या मन कहता है, तुम क्या, फिर उनको बड़ी प्यारी सी बात करे, उनको समझाए, तो बच्चे समझेंगे। तो बिल्कुल। वो बड़ी चीज है। हाँ, तो बच्चे अपने अपने घर से अपने सेटल्ड हैं, डॉक्टर हैं दोनों। और हम दोनों को अब जितना पूरा दिन में काम करने के बाद जो बाकी टाइम है पढ़ने के लिए, ये जो हम्म, हमारी प्रैक्टिस है, तो ये एक पार्ट ऐसा हुआ कि जिसपे ज्यादा लगाव हो गया। बहुत बढ़िया। थैंक यू वेरी मच सर डॉक्टर साहब। थैंक ओके। यू। सर पूछ थैंक यू सकते हैं वेरी एक मच। चीज? हाँ अमन। सर कुछ एक लाइन पूछ सकता हूँ? नहीं अभी रुक जाओ मनोज, जो सभी को लेना है ना। हाँ अमन। गुरुजी, आपने वैदिक की क्लास में कहा था कि 12 ज्योतिर्लिंग का कनेक्शन 12 राशियों से है। तो हम्म। गुरुजी पूछा था मुझे, मतलब उनका क्या इंटरकनेक्शन है आपस में, राशियों का उसका जो। कनेक्शन ये है कि हर ज्योतिर्लिंग के साथ एक राशि फिक्स है। जी। अब जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। जी। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग जहां पर बना हुआ, वहां से कर्क रेखा वहीं से गुजरती अच्छा। है, और गुरु कर्क राशि में उच्च के होते हैं। जी। अगर गुरु मरणासन है, अगर गुरु तीसरे भाव में बैठा हुआ है और उसका जी। मरणासन से वो बाहर नहीं निकल पाता है, तो जी। उस स्थान पे जाकर के पूजा करने से, रुद्राभिषेक करने से आदमी का दोष दूर होता है गुरु ग्रह का। त्र्यंबकेश्वर हमारा जो है मीन राशि से, शुक्र मीन राशि में उच्च का होता है, जी। वहां जाकर के शुक्र का दोष दूर होता है। मेरा पूरा वीडियो है मरणासन पे, 3-4 वीडियो है, आप देखो, आपको क्लियरिटी आ ठीक है गुरु। जाएगी। थैंक यू। चलिए, आज का समय हो गया है। बहुत अच्छा सेशन रहा आप लोगों का, और इसको कंटिन्यू कर। सर मेरा क्वेश्चन पूछना है सर। सर मेरा एक क्वेश्चन पूछना है। हाँ बताइए। सर तीसरे भाव में जो ग्रह बैठा है वो 11वें पे और 9वें पे दृष्टि डालता है। ठीक तो है। अगर 9वें ग्रह में 3 ग्रह बैठे हैं तो पहले किसका इफेक्ट आएगा, मतलब उसका मतलब कैसे वो करें, माया जी किसको क्लास में देखें? पता चलेगा, वो क्लास में पता चलेगा। कुछ अच्छा चीजों में ना बड़ा सिस्टमेटिक होता है, वो सीख नहीं पाओगे। अच्छा। सर ठीक ये है। वाला अपलोड कीजिएगा सर, आज का सेशन सर। हाँ मैं अपलोड करवाऊँ, है ना, कह और देंगे। सर जरूर कर दीजिएगा सर, क्योंकि ठीक संडे है, को इधर थैंक उधर बिजी रहते सर, बड़ी मुश्किल से सुन रहा हूँ सर, रोड पे खड़े होके। अरे रे 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 रे, जितेंद्र जी, जी जी यू जी आर जी सो नाइस ऑफ सर। पर्सन। जितेंद्र जी ने बड़ा सर पेशेंस दिखाया। मैं अपलोड करा दूँ, चिंता मत। जी सर, जी सर, जी सोमवार सर, जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर।